हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे हिंदी की सीरीज शुरू हो चुकी है और हिंदी के सीरीज के साथ साथ ही आज से देखिए हम लोग हिंदी के एमसीक्यू भी शुरू कर रहे हैं। हिंदी की एमसीक्यू की सीरीज भी एक चलाई जाएगी आपके हिंदी के कोर्स के साथ साथ। अब इस एमसीक्यू सीरीज को चलाने का हमारा उद्देश्य क्या है। देखिए होता क्या है, हिंदी में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको ऑप्शन में उलझा दिया जाता है। ऑप्शन ऐसे रखे जाते हैं कि आप लोग वहाँ पर उलझ कर रह जाते हैं और प्रश्न को गलत कराते हैं। तो देखिए इस सीरीज का हमारा यही उद्देश्य है, जो प्रश्न आपके एग्जाम में गलत हो जाते हैं तो उन प्रश्नों को गलत होने से बचाना। अब देखिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर रखेंगे। और देखिए जैसे कि अभी तक हमारी हिंदी की 2 वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं, 2 वीडियो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो उनमें से कुछ प्रश्न को हम लोग यहाँ पर लेंगे और ऐसे प्रश्न हम लोग ज़्यादा लेंगे जिनको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो हमारा उद्देश्य यही है, आपकी तैयारी को हम लोग और ज़्यादा बेहतर कर सकें। एक बात और आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर ऐसे प्रश्न करवा दीजिए, पहले प्रश्न दिखा है फिर यहाँ पर 4 ऑप्शन रख दिए, डायरेक्ट इसका उत्तर बता दिया जाता तो कितना अच्छा रहता। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन इसलिए रखे गए हैं क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, जब आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है तो उसके 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। तो देखिए वैसा ही माहौल इस वीडियो में करने की मैंने कोशिश की है कि जैसे एग्जाम में आप लोग पेपर देते हैं तो 4 ऑप्शन रहते हैं, यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएँ। जैसे मैं एक प्रश्न पढ़ूँ, इस प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको वीडियो पॉज करना है और खुद से ही एक उत्तर देना है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है और आपको कितनी मेहनत करनी है। तो जैसे मैं वीडियो में क्वेश्चन पढ़ता हूँ वैसे ही आप लोग वीडियो को पॉज किया कीजिए और खुद से ही एक उत्तर दिया कीजिए, तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए। तो हमारा उद्देश्य यही है, आपकी तैयारी को और बेहतर किया जाए और जो प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं एग्जाम में तो उनके लिए एक प्रैक्टिस हम लोग करवाएं। तो इस सीरीज के माध्यम से आपको हिंदी की एक प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर और ऑप्शन डी वर्ण। तो देखिए जो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, वर्ण। बहुत बार दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और इस वर्ण को हम लोग ध्वनि भी कहते हैं। तो ऑप्शन में ध्वनि आए या वर्ण आए एक ही बात है। अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो देखिए वर्णमाला ऑप्शन ए शब्द समूह को, वर्ण समूह को, शब्द गणना को या फिर व्यवस्थित वर्ण समूह को। ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी व्यवस्थित वर्ण समूह को। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। बहुत बार दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन सी खड़ी हिंदी और ऑप्शन डी दक्षिणी हिंदी। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, खड़ी हिंदी। खड़ी हिंदी को हिंदी का मानक रूप स्वीकार किया गया है। चौथा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये भी, इसको थोड़ा हम लोग छोटा कर लेते हैं क्योंकि इसके ऑप्शन नीचे चले गए हैं। ये देखिए, हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो देखिए ऐसे प्रश्न भी एग्जाम बनते हैं। अब देखिए कुछ ये ऐसे प्रश्न होते हैं ना जो किसी टॉपिक के अंदर नहीं आते हैं। अगर आप लोग ग्रामर पढ़ते हैं तो ग्रामर में आपको ऐसे प्रश्न देखने को नहीं मिलते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न को इस सीरीज के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कवर करवाएं। और जो एग्जाम में आपके प्रश्न वर्तमान में बाहर से बन रहे हैं तो यही ऐसे प्रश्न बनते हैं, यही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। बस आपको कंटिन्यू देखना है वीडियो को, ये नहीं कि आगे बढ़ा बढ़ा के देखते चले गए, ऐसे काम नहीं बनेगा। तो हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए मैंने आपसे पहले भी दोस्तों बार बार कहता रहता हूं, जिस ऐप में मैं ये वीडियो बनाता हूं, जो यहाँ पर जो चीज़ें लिखता हूं वहाँ पर थोड़ी फॉन्ट प्रॉब्लम रहती है, जिस कारण से मैं लिखता सही हूँ द्विवेदी। आप सभी लोग जानते हैं द्विवेदी ऐसे लिखा जाता है, लेकिन अपने आप चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा समझ सकते हैं। तो ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी अमीर खुसरो या ऑप्शन डी राजा शिव प्रसाद। तो देखिए जो प्रश्न नंबर 4 है उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए ठीक है। और देखिए एक बात और, जो राजा शिव प्रसाद हैं इनका दोस्तों पूछा जाता है कि सितारे हिंद किसे कहा जाता है। इनका उपनाम है राजा शिव प्रसाद का। तो सितारे हिंद किसे कहा जाता है, राजा शिव प्रसाद को। इसको आपको नोट कर लेना है, सितारे हिंद किसे कहा जाएगा, राजा शिव प्रसाद को। बीच बीच में ऐसी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं इनको भी मैं आपको बताता रहूँगा।
प्रश्न नंबर 5 है, इनमें से मानक हिंदी किसे कहेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, इनमें से मानक हिंदी किसे कहेंगे। अब देखिए ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं ना, तो चारों ऑप्शन आपको एकदम सही लगते हैं, इसलिए ये ऑप्शन वाली सीरीज हमने शुरू की है। ऑप्शन से आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न जब एग्जाम में आएंगे, तो आपने अगर ये प्रश्न नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए ऑप्शन ए क्या है, इनमें से मानक हिंदी किसे कहेंगे। ऑप्शन ए है साहित्यिक पुस्तक की भाषा, ऑप्शन बी साधारण बोलचाल की भाषा, ऑप्शन सी शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा, ऑप्शन डी केवल पढ़ाई लिखाई के काम में लाई जाने वाली भाषा। वीडियो को पॉज करके आपको मन में अपना उत्तर जरूर सोचना है, तभी आप इस प्रैक्टिस में मैं कहूँगा आपका भी एक प्रकार से योगदान रहेगा खुद से खुद के लिए। तो देखिए 5वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में बना भी है। अगला प्रश्न है 6ठा प्रश्न, किस ग्रंथ में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। तो ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी रामचरितमानस, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी अवेस्ता। देखिए किस ग्रंथ में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है, उल्लेख की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन जो बी है रामचरितमानस इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, मध्यकालीन आर्य भाषा किसे कहा गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, मध्यकालीन आर्य भाषा किसे कहा गया है। देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्न आज तक आपने कहीं नहीं पढ़े होंगे, तो ऐसे ही प्रश्न इस सीरीज में आएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज होने वाली है। तो ऑप्शन ए है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी बिहारी हिंदी, ऑप्शन सी पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन डी प्राकृत हिंदी। तो देखिए जो प्रश्न संख्या 7 है उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्राकृत हिंदी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 8वां प्रश्न, 8वां प्रश्न है, किसका क्षेत्र बोली की तुलना में अधिक विस्तृत होता है। मैंने आपको 3 चीज़ें पढ़ाई थी, एक आती है बोली, फिर आती है विभाषा, उसके बाद आती है भाषा। तो मैंने आपसे ये कहा था आपको ये सीरीज याद करनी है, अगर जिसने सीरीज याद कर ली होगी तो वो यहाँ पर बिल्कुल उसका उत्तर सही दे पाएगा। तो प्रश्न संख्या 8 है, किसका क्षेत्र बोली की तुलना में अधिक विस्तृत होता है। ऑप्शन ए विभाषा, ऑप्शन बी व्याकरण, ऑप्शन सी लिपि और ऑप्शन डी साहित्य। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, विभाषा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, हिंदी किस भाषा का शब्द है। बहुत बार दोस्तों प्रश्न पूछा भी गया है। देखिए यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं, तो देखिए फारसी, अरबी, संस्कृत या फिर तेलुगु। तो देखिए जो हिंदी किस भाषा का शब्द हो जाएगा, तो 9वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा, फारसी। सैकड़ों बार दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है। तो देखिए वर्तमान में जो हिंदी का प्रचलित रूप है वो कौन सा है। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी देवनागरी। तो देखिए 10वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा, खड़ी बोली वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है। बहुत बार दोस्तों प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में रिपीट भी होता है, तो याद रखेंगे इस प्रश्न को। फिर देखिए 11वां प्रश्न है, इसको भी हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 11वां प्रश्न है, किस वर्ग की भाषाओं में शब्दों का स्थायी महत्व होता है। देखिए ऐसे प्रश्न आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। तो देखिए किस वर्ग की भाषाओं में शब्दों का स्थायी महत्व होता है। तो ऑप्शन ए अयोगात्मक, ऑप्शन बी योगात्मक, ऑप्शन सी श्लिष्ट योगात्मक या ऑप्शन डी बहिर्मुखी। तो देखिए जो प्रश्न संख्या 11 है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अयोगात्मक। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या है, 12वां प्रश्न है, इनमें से गुप्त लिपि का विकसित रूप कौन सा है। तो देखिए मैंने आपको जो मैंने आपको लिपि पढ़ाई थी कि लिपि हिंदी जो देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, उसके अंदर मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ाई थी। इसमें लिखा हुआ है कि इनमें से गुप्त लिपि का विकसित रूप कौन सा है। समझेंगे, क्वेश्चन को आपको समझना है यहाँ पर कि इनमें से गुप्त लिपि का विकसित रूप कौन सा है, मतलब कि गुप्त लिपि का विकसित रूप कौन सा है। तो देखिए जब मैंने आपको पढ़ाया था ब्राह्मी क्या होता है, ब्राह्मी 2 भागों में विभक्त हो जाती है। एक आती है हमारी कौन सी, उत्तरी ब्राह्मी, एक आती है दक्षिणी ब्राह्मी। तो उत्तरी ब्राह्मी में हमने क्या पढ़ा था, उत्तरी ब्राह्मी में जैसे क्या होता है, गुप्त लिपि आती है। गुप्त लिपि के बाद कौन सी आती है हमारी, कुटिल लिपि। तो यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि गुप्त लिपि से कौन सा रूप या फिर कौन सी लिपि विकसित हुई, ये प्रश्न आपसे ये कहना चाह रहा है। लेकिन एग्जाम में जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप लोग घबरा जाते हैं। प्रश्न को समझिए क्या कहना चाह रहा है। इनमें से गुप्त लिपि के बाद कौन सी लिपि बनी, मतलब कि विकसित रूप कौन सा है, गुप्त लिपि के बाद कौन सी लिपि विकसित हुई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, शारदा लिपि या यूनानी लिपि। तो देखिए 12वां हमारा जो प्रश्न है उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कुटिल लिपि।
अगला जो प्रश्न है दोस्तों, आपकी तैयारी इससे बहुत बेहतर होने वाली है इस सीरीज के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे जो आज तक आपने नहीं पढ़े होंगे। फिर देखिए, किस अपभ्रंश को अवहट्ट के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है एग्जाम में। तो देखिए, 4 ऑप्शन है आपके पास: प्राचीन अपभ्रंश, मध्यकालीन अपभ्रंश, उत्तरकालीन अपभ्रंश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मध्यकालीन अपभ्रंश। मध्यकालीन अपभ्रंश को अवहट्ट के नाम से भी जाना जाता है। 14वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार दोस्तों एग्जाम में पूछा भी गया है, और जो हमारी हिंदी की सीरीज आई थी उसमें मैंने आपको करा भी दिया है, जिसने वो अच्छे से पढ़ी होगी तो यहाँ पर वो उसका सही उत्तर दे सकता है। यानी कि मैंने आपसे कहा ना, आपको मन में इमेजिन करना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो आपको अपनी काबिलियत और अपनी तैयारी का पता लग जाएगा। 14वां प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? ऑप्शन ए अशोक के शिलालेख में, ऑप्शन बी उपनिषद में, ऑप्शन सी जयभट्ट के शिलालेख में, ऑप्शन डी ऋग्वेद में। तो देखिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जयभट्ट के शिलालेख में। और यहाँ पर जो हमारे हिंदी की सीरीज आई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कब हुआ था शिलालेख की, वहाँ पर डेट भी मैंने आपको दी थी। अगर आपने वो पढ़ी होगी तो बिल्कुल आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे और आपको याद भी होगा। अगला प्रश्न है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। यहाँ पर 4 भाषाएं हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी भाषा ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन ए पंजाबी, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी गुजराती या फिर ऑप्शन डी पुरानी बांग्ला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा पुरानी बांग्ला, एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 प्रश्न, जो कि बहुत बार दोस्तों एग्जाम में पूछा भी गया है और 90% बच्चे इसको एग्जाम में गलत करके आते हैं। क्यों? इसका कारण है क्योंकि देखिए, अधिकांश बच्चे सोचते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी तकनीकी भाषा, ऑप्शन सी राष्ट्रीय भाषा, ऑप्शन डी काव्य भाषा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजभाषा। हाँ, तो मैंने कहा कि 90% बच्चे इसका गलत उत्तर करके आते हैं। कारण क्या है कि हर कोई ये सोचता है कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। अगर आपने इस चीज़ को नहीं पढ़ा है तो हर कोई यही सोचता है कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन वास्तव में जो हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा ना होकर के हिंदी भारत की राजभाषा है। राजभाषा का मतलब क्या होता है? राजकाज की भाषा। मतलब कि जो सरकारें चल रही हैं, अपना राजकाज चला रही हैं, तो उस राजकाज को पूरा करने के लिए या संभालने के लिए एक राजभाषा बनाई गई है। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है या फिर उस वर्ग में रखा गया है। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से भाषा की प्रथम प्रकृति कौन सी है? इसमें से भाषा की प्रथम प्रकृति कौन सी है? तो देखिए, सरलता से क्लिष्टता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, भावों से विचारों की ओर या विचारों से भावों की ओर। 17वां प्रश्न, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जटिलता से सरलता की ओर। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, हिंदी को नीचे लिखे किस वर्ग में रखा जाएगा? अब देखिए, यहाँ पर बताइए आप लोग क्या करेंगे। ऐसे प्रश्नों में भी बच्चे बहुत घूम जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ही आपको ऐसे देखने को मिलते हैं, आपका दिमाग घूम जाता है। तो हिंदी को नीचे लिखे किस वर्ग में रखा जाएगा? ऑप्शन ए लिपि, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी बोली या ऑप्शन डी विभाषा। अब बताइए किस में रखेंगे। तो देखिए, हिंदी हमारी क्या है? भाषा है। हिंदी लिपि नहीं है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी लिपि नहीं है, हिंदी बोली नहीं है, हिंदी विभाषा नहीं है। हिंदी क्या है? हिंदी है एक भाषा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आपको फंसाते हैं और आपका उत्तर गलत हो जाता है। तो हिंदी क्या है? भारत की एक भाषा है। फिर देखिए, हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं, 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है, मानक हिंदी से क्या आशय है? तो देखिए, मानक हिंदी से क्या आशय है? ऑप्शन ए साहित्य की भाषा, ऑप्शन बी साधारण बोलचाल की भाषा, ऑप्शन सी शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, अब एक बात मैं आपको और बताऊं, यहाँ पर से समझेंगे। ये प्रश्न मैंने यहाँ पर दोबारा क्यों लिया, इस चीज़ को आपको समझना है। मानक हिंदी से क्या आशय है? तो वहाँ पर तो मैंने आपको बताया था, अभी ये क्वेश्चन आया था शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये वाला जो ऑप्शन है ये वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर ये ऑप्शन आपको वहाँ पर देखने को ना मिले तो उस स्थिति में आपको इसमें क्लिक करना है, साहित्य की भाषा। साहित्य की भाषा, अगर ये ऑप्शन आपको एग्जाम में ना मिले तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? साहित्य की भाषा। तो एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर से इन दोनों को हम लोग सही मान सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर ये दोनों ऑप्शन में आ रहे हैं, ये भी साहित्य की भाषा भी आपके ऑप्शन में है और ये भी आपके ऑप्शन में है शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा, तब आपको क्या उत्तर लगाना है? तो इसका उत्तर यही लगाना है, ऑप्शन सी। अगर ऑप्शन सी आपको वहाँ नहीं मिल रहा है तो आपको क्या लगाना है? साहित्य की भाषा। इसलिए मैंने ये प्रश्न यहाँ पर दोबारा रखा हुआ है।
फिर देखिए लास्ट प्रश्न है आज का, किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो देखिए हमको हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ये प्रश्न दोस्तों दोबारा आ गया है। चलिए कोई बात नहीं, रामचरितमानस में। रामचरितमानस में हमको हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जो हिंदी की एमसीक्यू थी, उसकी ये हमारी पहली वीडियो थी, और ये एमसीक्यू हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी जैसे जैसे हमारी हिंदी की हमारा जो हिंदी का कोर्स चल रहा है उसी के साथ में ये चलती रहेगी। फेसबुक पे से दोस्तों आप लोग ऐड हो जाइए, लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और देखिए व्हाट्सअप नंबर मैंने नीचे दिया हुआ है जिसमें आप मुझे व्हाट्सअप करके कुछ आपको पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। कॉल मत कीजिएगा दोस्तों, सिर्फ व्हाट्सअप के लिए ये नंबर अवेलेबल है। एफबी में आप लोग जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक किया कीजिए ताकि मुझे पता लगता रहे कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए ताकि, और नोटिफिकेशन को नोटिफिकेशन में एक तो बेल आइकन है उसको आप लोग प्रेस कर दिया कीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।